पर डालकर कमी लिख सकते हैं, रदरफोर्ड की कमियों में सेकंड। तो आज क्या डेट है, 12/21। ओके, तो आपको सेकंड जो कमी है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब एक कोश से दूसरे कोश में जाता है, और वो भी कौन से कोश से कौन से कोश में, किसी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन जब किसी निम्न कोश में ट्रांसफर करता है, भाई बैठ जाओ, किसी उच्च कोश से इलेक्ट्रॉन जब किसी निम्न कोश में ट्रांसफर करता है, तो वो ऊर्जा के रूप में, है ना, या हम कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित करता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कोश से निम्न कोश में आता है तो प्रकाश के फोटोन उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा उच्च कोश से जितने ज्यादा निम्न कोश में जाएगा उतनी फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होती है। ये तो सही वाली बात है, बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी कक्षा के वृत्ताकार या किसी भी त्रिज्या के वृत्ताकार कक्ष में गति कर सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, ऐसा कह दिया था रदरफोर्ड ने। त्रिज्या का मान कुछ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान से किसी भी स्थान में आ सकता है। तब इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो ऊर्जा का बंडल उत्सर्जित होगा, उस ऊर्जा के बंडल की ऊर्जा कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, थोड़ा सा छोटा सा ऊर्जा का बंडल निकले। तो अगर ऊर्जा कुछ भी हो सकती है तो इसका मतलब आवृत्ति कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब आवृत्ति के मान सतत होने चाहिए। सतत मतलब सारे मान होने चाहिए। परमाणु से उत्सर्जित विकिरण, विकिरण शब्द काम में लिया जाता है। तो एक अजीब सा आपको लगेगा टॉपिक, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसान लगने लग जाएगा। तो जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न कोश से उच्च कोश में चले जाते हैं। जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके, परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न कोश से उच्च कोश में स्थानांतरण ले लेते हैं। वहां वो परमानेंट रहते नहीं है, वहां वो कुछ समय के लिए रहते हैं और वापस कहाँ आते हैं, अपने मूल कोश में आते हैं। और जब वो आते हैं तो क्या उत्सर्जित करते हैं, एनर्जी के बंडल, फोटोन उत्सर्जित करते हैं। ये होता है वास्तव में। अब रदरफोर्ड ने जो कहा था परमाणु मॉडल में कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में चक्रण करते रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसी भी दूरी पर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहाँ पर किसी भी दूरी पर मौजूद हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में आ सकता है। अब किसी भी दूरी पर होगा तो कहीं से भी कहीं आ सकता है, कहीं से भी कहीं आ सकता है। वो किसी भी ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। इसका मतलब आवर्ती के सभी मान हो सकते हैं, आवर्ती के सभी मान हो सकते हैं। बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु से उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम, परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों का समूह जो होगा उसमें सभी प्रकार की आवृत्तियां मौजूद होनी चाहिए। सभी प्रकार की आवृत्तियां मौजूद होगी मतलब विकिरण स्पेक्ट्रम कैसा होगा, सतत होगा। सारी आवृत्तियां मौजूद होना मतलब सतत होगा। प्रैक्टिकल जब किया तो क्या पाया, विकिरण स्पेक्ट्रम सतत नहीं है, कुछ विकिरणें हैं फिर खाली जगह, फिर कुछ विकिरणें हैं फिर खाली जगह। सभी तरंगदैर्ध्य, सभी आवृत्तियां मौजूद ही नहीं थी, है ना। विकिरण स्पेक्ट्रम कैसा मिला, रेखिल मिला, और रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका था उस समय। ओके, लिखिए कमी के अंदर, सेकंड नंबर के अंदर लिखना शुरू कीजिए। अब तब तक मैं अटेंडेंस भी ले लूं। लिखिए रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु से, या ऐसे लिखिए रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के, सभी संभव त्रिज्याओं के
वृत्ताकार पथों पर सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर परिक्रमण करते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो यहां हमने बताया है सभी संभव त्रिज्याओं के, मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन हर दूरी पर, किसी भी दूरी पर हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान से किसी भी स्थान में आ सकता है। तब हर आवृत्ति के विकिरण, है ना, जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं ना, ऊर्जा का बंडल फोटोन जो उत्सर्जित होता है, उसकी सभी आवृत्तियां होनी चाहिए, है ना, किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। तो लिखिए क्या लिखा? परिक्रमण करते हैं। तब परमाणु से उत्सर्जित विकिरण, तब परमाणु से उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम, परमाणु से उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए। किंतु प्रयोगों द्वारा परमाणु से उत्सर्जित, किंतु प्रयोगों द्वारा परमाणु से उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम रेखिल, परमाणु से उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम रेखिल प्राप्त होता है, सतत नहीं होता है, रेखिल प्राप्त होता है, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। तो रेखिल का मतलब होता है, ये बनाना नहीं है आपको, है ना, कुछ आवृत्तियां हैं फिर खाली जगह, फिर कुछ आवृत्तियां हैं फिर खाली जगह, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार होना क्या चाहिए? सभी आवृत्तियां होनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आवृत्तियां होनी चाहिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आवृत्तियां होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया, किसी गैस को ऊष्मा ऊर्जा दी तो गैस के अणु परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों ने ऊर्जा अवशोषित कर ली, फिर ऊर्जा उत्सर्जित की, तो जो उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम है उसको जांचा गया, तो उससे कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य दिया, कुछ निश्चित आवृत्तियां मिली, और बाकी की आवृत्तियां थी नहीं, एब्सेंट थी, मौजूद ही नहीं थी। उसको बोलते हैं रेखिल, सतत नहीं है, ये खाली जगह है ना, रेखिल है इस तरह से। तो विकिरण स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त हुआ? रेखिल, सतत नहीं मिला, और इसकी व्याख्या उस समय रदरफोर्ड नहीं कर सका था। फिर इसका दूसरा एक भाई था बोर ने अपने अभिग्रहित दिए, है ना, बोर का परमाणु मॉडल अपना कुछ है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, देखिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित। बोर जो वैज्ञानिक है ना, नील बोर भी कहते हैं इसको। तो बोर ने परमाणु की आकृति, परमाणु की संरचना से संबंधित अपने 3 अभिग्रहित प्रतिपादित किए, रिलीज किए, और इंपॉर्टेंट है तो लिखिए। पहला बिंदु ऐसे लिख देता हूं, बोर का प्रथम अभिग्रहित, जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम है ना, क्रम का महत्व है, प्रथम तो प्रथम ही जड़त्व का नियम, द्वितीय तो द्वितीय ही संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सब जानते हैं नंबर से। जैसे गति के 3 समीकरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आपसे मैं कहूं दूसरा समीकरण, तो आप दूसरा ही बोलोगे,
पहला समीकरण तो आप पहला ही बोलोगे, तो क्रम का महत्व है। तो यहाँ पर बोर के जो 3 अभिग्रहित है उसमें क्रम का महत्व, तो पहला अभिग्रहित हम लिख रहे हैं बोर का प्रथम अभिग्रहित। तो क्रम के साथ दिमाग में लर्न करना है कि प्रथम के अंदर क्या है, क्रम के साथ। बोर का प्रथम अभिग्रहित लिखिए। बोर के अनुसार, इसके अंदर लिखिए, बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर, बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु, इलेक्ट्रॉनों को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु, वृत्ताकार पथ पर गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक के आकर्षण बल से, नाभिक के आकर्षण बल से प्राप्त होता है, नाभिक के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। खड़ी पाई। अब मैं आपको बात चित्र से समझाता हूं। जैसे मान लो ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है परमाणु के चारों, परिक्रमण कर रहा है। मान लिया इस कक्षा की त्रिज्या है r और नाभिक का आवेश कितना होता है प्लस Zd। ये Z क्या होता है, नाभिक में परमाणु, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत है ना समझ में आती हो तो किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। किसी प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है माइनस ई, प्रोटॉन पर प्लस ई। तो इसका मतलब किसी परमाणु के नाभिक का कुल आवेश क्या होगा प्लस जेड ई। ई मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, आर त्रिज्या की कक्षा में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन v चाल से गति कर रहा है मान लो। तो गति के लिए क्या चाहिए होता है, अभिकेंद्रीय बल mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है, नाभिक के आकर्षण बल से। तो यहां पर आपको Fe किस तरफ दिखाना है, नाभिक की तरफ। Fe, E मतलब विद्युत बल, और कूलाम के अनुसार विद्युत बल क्या होता है K Q1Q2/r² होता है ना। तो Q1 कौन है, नाभिक का आवेश प्लस Zd। Q2 कौन है, स्वयं इलेक्ट्रॉन, और R क्या है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी, कक्षा की त्रिज्या। तो अब ये चित्र बनाकर, राइट साइड में चित्र बनाकर, और जो अभिग्रहित लिखा है उसके नीचे लिख देना अर्थात mv²/r बराबर Fe, mv²/r बराबर K Ze/r²। mv²/r बराबर K Ze²/r²। तो ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, मुख्य बात तो यही थी। अब Fe क्या होता है, कूलाम के अनुसार विद्युत बल क्या होता है K Q1Q2/r²। तो Q1 है नाभिक का आवेश, Q2 है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और R है दूरी। तो R का वर्ग कर दिया। पुलिस हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं। बोर का प्रथम अभिग्रहित क्या है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करने के लिए अभिकेंद्रीय बल किससे मिलता है। अभिकेंद्रीय बल मतलब केंद्र की ओर बल। बिना अभिकेंद्रीय बल के
इस पूरी दुनिया में वृत्ताकार गति संभव नहीं होती। ये बातें हमने पहले भी कभी की है कि अगर कहीं वृत्ताकार गति हो रही है तो कोई ना कोई अभिकेंद्रीय बल जरूर होगा। यहाँ पर कौन है वो अभिकेंद्रीय बल? स्वयं विद्युत बल। तो इस अभिकेंद्रीय बल को कौन देता है? विद्युत बल देता है। चलिए, तो ये 2-3 पद और लिख दिए मैंने। ओके, सेकंड नंबर पर लिखिए बोर का द्वितीय अभिग्रहित। तो सेकंड पॉइंट, बोर का द्वितीय अभिग्रहित, बोर का द्वितीय अभिग्रहित। हाँ भाई, तो रदरफोर्ड की एक मिस्टेक को, एक गलती को या एक कमी को बोर ने अपने दूसरे अभिग्रहित में सही कर दिया। किस गलती को? बोर ने कहा था कि नाभिक, सॉरी किसने? रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में परिक्रमण करते हैं, ऐसा कह दिया था और वहीं गड़बड़ कर दी उसने। बोर ने उसको सही कर दिया। बोर ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। मतलब कक्षाएं हर कोई नहीं हो सकती है, कुछ निश्चित कक्षाएं होती है। और वो निश्चित कक्षाएं कौन सी होती है? जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग mvr होता है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत 11th पढ़ी हो तो m इंटू वी तो होता है रेखीय संवेग, mv इंटू r कर देते हैं तो हो जाता है कोणीय संवेग। r हटा दो तो रेखीय संवेग और r अगर उपस्थित है तो कोणीय संवेग। तो बोर के दूसरे अभिग्रहित के अनुसार, है ना, परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान जब h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, n का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, इसको कोश संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो h है प्लांक नियतांक, 2 पाई को तो आप जानते ही हैं। तो बोर के दूसरे अभिग्रहित के अनुसार नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। मतलब n का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ हो सकता है। तो पहले लिख लेते हैं, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। देखिए बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, बोर के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जहां इनके कोणीय संवेग का मान, इनके मतलब इलेक्ट्रॉनों के, जहां इनके कोणीय संवेग का मान, जहां इनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का, h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, खड़ी पाई, लाइन चेंज करके, अर्थात mvr बराबर nh/2 पाई। अर्थात mvr क्या होता है? कोणीय संवेग, बिल्कुल सही बात, कोणीय संवेग। और h/2 पाई का पूर्ण गुणज हुआ तो जिस कक्षा में होगा वो कक्षा वास्तव में होगी। और हर किसी कक्षा में ऐसा होता नहीं है, हर किसी कक्षा में कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता नहीं है, इसलिए हर कोई कक्षा होती नहीं है। कक्षाएं क्या होती है? निश्चित कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर हर कोई कक्षा नहीं होती है। तो रदरफोर्ड ने एक जगह गड़बड़ कर दी कि सभी संभव त्रिज्याओं के, ऐसा कह दिया था।
जबकि सभी संभव त्रिज्याएं नहीं होती है। कुछ निश्चित कोश होते हैं और उनके बीच में कोई कोश नहीं होता है। कुछ निश्चित कोश होते हैं और उन दो कोशों के बीच में और कोई कोश नहीं होता है। क्योंकि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर पाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। नीचे लिख देना, यहाँ h क्या है ना, प्लांक नियतांक। पता होगा, नहीं है तो लिख ले, यहाँ h है प्लांक नियतांक, है ना, क्वांटम फिजिक्स में प्लांक नियतांक आता है। तो बोर का दूसरा अभिग्रहित, तो दूसरे नंबर के साथ उसमें कहा क्या था वो ध्यान रखना, याद रह गया। दूसरा अभिग्रहित भी होता है, उसके अंदर फर्स्ट की बात मत लिख देना या थर्ड की नहीं। दूसरे अभिग्रहित में, है ना, कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ n क्या है ये भी लिख देना, तथा n क्या है, कोई पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक। h क्या है, प्लांक नियतांक। चलो बताओ m क्या है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, परिक्रमण कौन कर रहा है, स्वयं इलेक्ट्रॉन। v क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल। r क्या है, पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। चलिए, तो दूसरे अभिग्रहित की बात हो गई, स्टार लगा देना। तीसरा अभिग्रहित, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बोर का तृतीय अभिग्रहित, बोर का तृतीय अभिग्रहित लिखिए इसमें, बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार, बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमण, उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमण या संक्रमित होता है तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, जिसका मान, फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है जिसका मान दोनों कोशों, जिसका मान दोनों कोशों, कोश समझ गए ना, कक्षक कोश। जैसे यहाँ पर नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कोश होते हैं, मैंने दो कोश दिखा दिए। ये है उच्च कोश, ये वाला है उच्च कोश, और ये वाला है मान लो निम्न कोश। तो इलेक्ट्रॉन जब उच्च कोश से निम्न कोश में आता है, यहाँ आ जाएगा यहाँ से, तो फोटॉन के रूप में E बराबर h न्यू, फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। तो ऊर्जा का मान, जिसका मान किसके बराबर होता है, उच्च कोश में ऊर्जा माइनस निम्न कोश में ऊर्जा के बराबर होता है, E2 माइनस E1 के बराबर होता है। E2 क्या है, उच्च कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, E1 क्या है, निम्न कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो उन दोनों कोशों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। आधा तो लिख दिया हमने कि बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमित होता है तो फोटॉन के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, जिसका मान उन दोनों कोशों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के, जिसका मान उन दोनों कोशों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के अंतर के तुल्य होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के अंतर के तुल्य होता है। अर्थात सभी में अर्थात तो लिखना ही पड़ रहा है, देख लो, पहले में भी अर्थात करके लिखा था, दूसरे में भी लिखा, अब तीसरे में अर्थात E बराबर E2 माइनस E1, अर्थात E बराबर E2 माइनस E1। यहाँ तीनों के बारे में हमें कुछ ना कुछ लिखना है। देखिए यहाँ E क्या है, फोटॉन की ऊर्जा,
उत्सर्जित फोटोन होता है ना, फोटोन की ऊर्जा। E2 क्या है? उच्च कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। उच्च कोश, कोश को कैसे लिखें या शय लगाएं, है ना? तो ये भी कुछ होता है शायद, बट ये कोश वो होता है, हाँ, पैसे से संबंधित। उच्च कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और E1 क्या है? निम्न कोश में, निम्न कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बस उच्च की जगह निम्न आ जाएगा। तो E है फोटोन की ऊर्जा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना बाहर वाले कोश से, जितना अंदर वाले कोश में आता है, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अगर जस्ट बाहर वाले कोश से, जस्ट ऊपर वाले कोश से नीचे आता है, तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा कम होती है। जितना बाहर से जितना अंदर आएगा, उतना ऊर्जावान फोटोन उत्सर्जित करेगा। ओके, तो बोर के तीनों अभिग्रहित क्रम में याद करने पड़ेंगे। क्रम में पहला, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, है ना, वृत्ताकार पथों में परिक्रमण तो करते हैं। परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है? विद्युत बल से। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r अभिकेंद्रीय बल होता है। ये किससे मिलता है? विद्युत बल से। और कूलाम के अनुसार विद्युत बल क्या होता है? k q1 q2/r²। q1 की जगह क्या लिखा? Ze, q2 की जगह E, आवेश के परिमाण कोई प्लस माइनस नहीं, और r²। तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल। दूसरा अभिग्रहित क्या कि रदरफोर्ड ने जो गड़बड़ करी थी उसको सही किया बोर ने, कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर पाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। n पूर्णांक है, h प्लांक नियतांक है। ये दो बातें हो गई। तीसरा, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमित होते हैं तो फोटोन के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। उस फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? उन दोनों कोशों में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन उच्च कोश में होता है, वो ज्यादा ऊर्जावान होता है। उच्च कोश से निम्न कोश में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है। तो बाकी ऊर्जा गई कहाँ? फोटोन के रूप में निकल गई। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न कोश से उच्च कोश में और उच्च कोश में चले जाते हैं। ऊर्जा अवशोषित करके उच्च कोश में जाते हैं और ऊर्जा त्याग कर उच्च कोश से निम्न कोश में जाते हैं। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है ना? तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या तथा कक्षीय चाल, की कक्षीय त्रिज्या तथा कक्षीय चाल, कक्षीय त्रिज्या तथा कक्षीय चाल। तो इसमें एक डायग्राम बनाकर टॉपिक आगे करते हैं। तो अभी हम एक चित्र दिखाएंगे, उसमें नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा होगा। ऐसा चित्र आपने थोड़ी देर पहले बनाया भी था। तो कक्षीय त्रिज्या और कक्षीय चाल के लिए सूत्र व्युत्पत्ति करना अगर है या एग्जाम में करना पड़ जाए तो यहाँ लिखते हैं +Ze, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो v चाल से चल रहा है और नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, मतलब कक्षा की त्रिज्या कितनी है, r है। बना लो चित्र। हाँ भाई, इतना तो हो गया होगा। तो एक तो काम करेंगे हम, क्या, कक्षीय त्रिज्या का सूत्र व्युत्पत्ति करेंगे और उसके बाद कक्षीय चाल
कक्षीय चाल का भी सूत्र व्युत्पत्त करेंगे, R और V का सूत्र किसके पदों में, Z E N H, Z E N H इनके पदों में। यहाँ Z होता है परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, N एक पूर्णांक जिसे क्वांटम संख्या भी कहते हैं 1 2 3 4, कोश संख्या भी कहते हैं इसको, पहला कोश दूसरा कोश। H क्या होता है, प्लांक नियतांक। इनके पदों में हम R भी पता करेंगे, V भी पता करेंगे। तो देखिए लिखिए, माना R त्रिज्या के कोश में, माना R त्रिज्या के कोश में कोई इलेक्ट्रॉन V चाल से परिक्रमण कर रहा है, V चाल से परिक्रमण कर रहा है, तब बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ही, तब बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ही, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ही वृत्ताकार पथ पर गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, प्रदान करता है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अर्थात आप बोर का प्रथम अभिग्रहित देख लेना, बोर का प्रथम अभिग्रहित आज पढ़ाया था आपको, उसमें हमने अभिकेंद्रीय बल को विद्युत बल के बराबर करा था और कूलाम का नियम काम में लेकर विद्युत बल आपने देखा था, हम यहाँ तक पहुंच गए, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से यहाँ तक पहुंच गए, है ना। इसको समीकरण या इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ R है, यहाँ दिख रहा है ना, तो मैं M V स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, या M V स्क्वायर R बराबर क्या लिख सकता हूँ, K Z E स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। एक R कटेगा, एक तो बचेगा, वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा, MV स्क्वायर गुणा R बराबर, समझ गए। K क्या होता है, MV स्क्वायर R बराबर ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब जानते हैं K का मान, समीकरण 1। कैपिटल K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चैप्टर में पढ़ लेते हैं। समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब भाई बताइए, हो गया ना यहां तक। तो बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, और वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है, नाभिक के आकर्षण बल से। और नाभिक का आकर्षण बल कूलाम के नियम से क्या होता है, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो एक R से एक R कटा, वज्र गुणा किया, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब लिखिए, बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार, समीकरण 1 के नीचे लिख देना ना, बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार समीकरण 2, बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार, सही लिखा मैंने, दूसरा अभिग्रहित देख लो, सीधा लिखना है समीकरण 2, बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार। MVR क्या है, कोणीय संवेग, MVR।
कोणीय संवेग को हमेशा कैपिटल एल से लिखते हैं। तो mvr कोणीय संवेग का मान है और वो किसके बराबर होता है, सीधा सीधा h/2 का पूर्ण गुणज होता है। समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 से और 2 से आप v पता लगा सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग लगाओ, v आ जाएगा। कक्षीय चाल, कक्षीय चाल को आप यहीं पे काम में ले लेना, r आ जाएगा। तो चलो पहले कक्षीय चाल निकालते हैं। लिखिए, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 1 में 2 से भाग देने पर तो देते हैं भाग, तो m v² r बटा m v r, समीकरण 1 में 2 से भाग लगा रहे हैं। और अब यहां पर आएगा RHS में z² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा NH बटा 2 पाई। ठीक बात। अब देखते हैं क्या क्या कट रहे हैं। यहाँ पर m कट रहा है, r कट रहा है, v से एक v कट रहा है, तो v बराबर ze² बटा 2 एप्सिलॉन नॉट NH। आप देखो 2 पाई कटा और 4 पाई, तो यहाँ 2 तो बचा ना, 2 एप्सिलॉन नॉट और ये NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH गुणन में आएंगे, है ना। समीकरण 3, तो हमें कक्षीय चाल मिल गई। कक्षीय चाल पहला सूत्र आ गया, और कक्षीय चाल का यह सूत्र हम समीकरण 2 में अगर रख देवें, हाँ भाई 2 पाई आएगा, नहीं पाई से पाई कट गया और 2 के पहाड़े से 4 कटा, समझ गए ना। तो ये पाई से पाई पहले कट गया, 2 से 4 कटा, 4 2 बार कटा, 2 से, है ना। ओके, तो कक्षीय चाल का ये सूत्र है ze² / 2 एप्सिलॉन नॉट NH। इसका मतलब कक्षीय चाल ज्यादा होगी अगर z ज्यादा है, तो देखो v किसके समानुपाती है, z के। अलग अलग परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो v z के समानुपाती है। जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उस परमाणु में किसी एक कोश में इलेक्ट्रॉन तिरुवेग से चल रहा होगा, z कम होगा, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल कम हो जाएगी। दूसरा जो चर है वो है n, v n के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर n बढ़ाओगे तो चाल घटेगी, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में होगा n ज्यादा होगा और वहां इलेक्ट्रॉन धीमा चल रहा होगा। सबसे अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन सबसे तेज चल रहा होगा, n के व्युत्क्रमानुपाती है v। बस ये 2 ही चर राशियां हैं, बाकी E कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, H कांस्टेंट, है ना। 2 चर राशियां हैं जिस पर निर्भरता पता लग रही है हमें, कक्षीय चाल की निर्भरता पता लग रही है ना। लिखिए, कक्षीय चाल का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, कक्षीय चाल का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखते हैं क्या मिलता है। m ब्रैकेट ze² 2 एप्सिलॉन नॉट NH r बराबर NH/2 पाई। तो देखो यहां पर इस v की जगह, इस v की जगह क्या रख दिया मैंने, ze² 2 एप्सिलॉन नॉट NH। बाकी ये m ऐसा का ऐसा लेफ्ट में, ये r ऐसा का ऐसा राइट में, और RHS पूरा का पूरा ऐसा, ठीक है ना। अब r बराबर क्या लिखूं, ये 2 से 2 पहले कट कर देता हूं, और कुछ कट ही नहीं हो रहा है, तो r बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट n² h² पाई m ze²। वज्रगुणा जानते हैं सभी, m ze² को पाई से गुणा ही तो करना था, तो पाई सबसे आगे m ze²। तो ये है कक्षीय त्रिज्या। कक्षीय त्रिज्या ज्यादा होगी अगर n ज्यादा है, तो सीधी सी बात, कोश जितना बाहर वाला होगा त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी, तो त्रिज्या n के वर्ग के समानुपाती है ना। पहले कोश की त्रिज्या कम होगी, दूसरे की और ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा।
और z के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कक्षीय त्रिज्या n के वर्ग के समानुपाती है, कक्षीय त्रिज्या z के व्युत्क्रमानुपाती है। बाकी तो सब कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, बस n बदलता है, कोश संख्या बदलती है और अलग अलग परमाणु का परमाणु क्रमांक भी बदलता है। तो आज हमने 4 काम कर लिए, ओ सॉरी 5। बोर के 3 अभिग्रहित, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तो ये कक्षीय चाल निकाली और कक्षीय त्रिज्या निकाली। तो ये 4 काम हो गए एक तरह से, है ना। मुख्य रूप से कहें तो 2 काम किए, बोर के अभिग्रहित और कक्षीय चाल, कक्षीय त्रिज्या। और वैसे बारीकी से देखें तो 5 काम किए, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं कल 4 बजे, ठीक है ना, कल 4 बजे। थैंक यू।